टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। मेरा नाम सुनील कुमार यादव है और आज हम लोग एग्रीकल्चर के लास्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे जो 10th सीबीएसई के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो जैसा कि हमने पिछले वाले लेक्चर में देखा था, कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में देखा था, उसको थोड़ा सा पहले हम लोग रिवाइज करेंगे क्योंकि ये थर्ड पार्ट है। तो रिवाइज करेंगे 1-2 पेज में, उसके बाद फिर थोड़ा सा लास्ट में कि हमारे देश में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ है भाई, और हमारे देश में जो क्या हिस्ट्री क्या रहा है एग्रीकल्चर को लेकर, और एग्रीकल्चर आखिरकार किस तरीके से हमारे देश में एक रीढ़ की हड्डी के रूप में शुरुआत में हुआ करता था, और आज एक तरीके से औपचारिक रूप से अगर देखा जाए, मतलब अगर अनऑर्गेनाइज बहुत तरीके से हो गया, मतलब उसको कभी भी सरकार ने ऑर्गेनाइज्ड अच्छे तरीके से नहीं करा। ठीक है, तो उसको देखेंगे हम लोग सबसे पहले। तो सबसे पहले रिवीजन के तौर पर अगर देखा जाए तो आपका फार्मिंग टाइप कितने होते थे भाई? प्रिमिटिव होता था और इंटेंसिव और कॉमर्शियल। अगर देखा जाए प्रिमिटिव में हम लोग उसको क्या बोलते थे? स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, जिसका नाम हमने झूमिंग भी बोला था। अलग अलग राज्यों में या अलग अलग जो कंट्री में भी उसका नाम अलग अलग है। इंटेंसिव जो है वो हाई पॉपुलेशन प्रेशर जो लैंड होते हैं वहां पर, जहां एक तरीके से लेबर वगैरह काम ज्यादा करते हैं ना। कौन? नहीं, बड़ी लैंड नहीं होती है। हाँ, छोटे छोटे लैंड होते हैं, मतलब उतना भी बड़ा लैंड नहीं होता। उसमें ज्यादातर लोग जो है अगर क्या काम कर रहे हैं, लेबर से काम करवा रहे हैं, मतलब वहां पर मशीन वगैरह कम इस्तेमाल किया जा रहा है। कॉमर्शियल में ये बहुत बड़ा बड़ा लैंड होता है, प्लांटेशन और मॉडर्न हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स वगैरह का इस्तेमाल होता है। तो बस आपके दिमाग में एग्रीकल्चर आए तो आपको ये फार्मिंग के टाइप आपको पता होने चाहिए। दूसरा जो एक और है, एक और क्या है भाई? क्रॉप। हमारा क्रॉप का अगर देखा जाए सीजन होता है इंडिया में, वो क्या देखने को मिलता है? ये परेशान कर रहा है। ठीक है, तो क्रॉप का अगर सीजन देखने को मिलेगा क्या है भाई? खारिफ सीजन है, राबी सीजन है और जैद सीजन। मतलब 3 सीजन होते हैं भाई जनरली, खारिफ, राबी और जैद। उसमें खारिफ सीजन में अगर देखने को मिलेगा राइस, मेज और कॉटन जनरली आपको याद रखना है। राबी जो कि ठंडियों के समय लगाया जाता है, उसको व्हीट, बार्ले और ग्राम। वाटरमेलन और कक्यूम्बर जैसे कि आपको समर सीजन या फिर ऑटम सीजन में देखने को मिलता है। तो हमें ये तीनों पॉइंट जो है वो रटा हुआ होना जरूरी है। ठीक है, तो हमने यहाँ तक तो पढ़ लिया था और इसमें मेजर क्रॉप्स के बारे में भी हमने पढ़ा था। अब थोड़ा सा इसको ध्यान से देखो। ध्यान से क्या देखना है भाई आपको? 3 चीजें, 4 चीजें, क्या क्या? 5 चीजें, क्या क्या? पहला है कि भाई एग्रीकल्चर का हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट क्या है। दूसरा है इनिशियल रिफॉर्म किस तरीके से हुआ भाई हमारे देश में, उसको डिटेल में देखेंगे अभी। करंट चैलेंजेस क्या है अभी, ठीक है। 4 में ऑन गोइंग एफर्ट क्या चल रहा है अभी अभी साथ ही साथ किस तरीके का सपोर्ट जो है वो सरकार करके चल रही है। और 5वां जो है कॉम्प्रिहेंसिव, क्या क्या रिफॉर्म हुआ था हमारा 1980s और 1990s में, और उसके बाद रिफॉर्म जो हुआ था हमारा 1960 और 1970 में। रिफॉर्म कौन? अभी बताऊंगा, एक एक कर बताऊंगा। सबसे पहले देखो, पहला चीज देखना है, इस चार्ट को भी याद रखना है हमेशा के लिए, ताकि आपका अगर कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आए तो आप पकड़ पाओ। सबसे पहली बात अगर देखा जाए तो हिस्टोरिकल अगर कॉन्टेक्स्ट में, तो 1947 में हमारा देश आजाद हुआ है कि नहीं, और उस वक्त सबसे ज्यादा हम लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटी ही किया करते थे। एग्रीकल्चर पर हमारा बहुत ज्यादा फोकस था, मतलब एंशिएंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस और लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। तो वहां पर हमने बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करा था, टेक का इस्तेमाल जीरो, और मॉडर्न इक्विपमेंट्स का भी इस्तेमाल क्या? जीरो। मतलब एक तरीके से शुरुआती स्थिति में तो हम लोग का स्थिति बहुत खराब था। लेकिन जैसे जैसे थोड़ा सा अगर इनिशियल रिफॉर्म देखा जाए तो हमने क्या करा? कलेक्टिवाइजेशन करा, कंसोलिडेटेड ऑफ होल्डिंग करा, कॉपरेशन करा, एबोल्यूशन ऑफ जमींदारी और फर्स्ट 5 ईयर प्लान। मतलब ये चीज शुरुआत में हमने क्या करा? सारे लोग जो जमीन इधर से उधर बिखरा पड़ा हुआ था, जमींदारों के पास था, उनको कलेक्ट करने की कोशिश करी और सरकार अपने अधीन जो है, तो सरकार अपने पास लिया, जिसके तहत जो है जमींदारी सिस्टम को क्या किया गया? खत्म। पहले जमींदार हुआ करते थे ना, उन जमींदारों से जमीन वगैरह लिया गया था सरकार से कि भाई आप लोग पर उतनी बड़ी बड़ी जमीन नहीं होगी, ठीक है, और उसे सरकार ने लिया और सरकार ने लोगों में बांटा। तो उससे क्या हुआ है? क्यों? क्योंकि वो लोग ही तो ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर जो है उन्होंने लोगों का जमीन हड़पा था, जो भी लोगों के पास था शुरुआती में। ठीक है, फिर होल्डिंग को एक तरीके से कंसोलिडेट किया गया, कम किया गया सब लोगों के पास और बांटा गया। उसके बाद फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था 1951 में। 1951 से 1956 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान लाया गया था, जिसके तहत जिसमें सबसे ज्यादा फोकस किया गया था एग्रीकल्चर के ऊपर, कि भाई हम पहले 5 साल आजादी के बाद जो प्लान बना था उसमें पहला 5 साल एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस किया गया था। मतलब शुरुआत में हमारी स्थिति खराब, उसके बाद हमने थोड़ा बहुत रिफॉर्म जो है वो करने की कोशिश करी। अब जब रिफॉर्म करी उसके बाद देखने को मिला कि और क्या क्या हुआ भाई 1960 में और 1970 में?
आपको देखने वाला ग्रीन रेवोल्यूशन और व्हाइट रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है भाई? एग्रीकल्चर से, मतलब एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जाए उसके लिए। HYB सीड्स का इस्तेमाल कैसे करें, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना, और फिर एक तरीके से अलग अलग इक्विपमेंट्स जो है ताकि एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को हम लोग बढ़ा सकें। मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन किसके लिए? एग्रीकल्चर। इसको किया कौन था भाई? आप लोग याद रखिएगा, MS स्वामीनाथन। क्या? MS स्वामीनाथन जो है ये कॉन्सेप्ट जो है उन्होंने दिया था। दूसरा है ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है भाई? मिल्क से। किससे? व्हाइट रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? मिल्क से। हमने अपने देश में मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाया, गायों का पालन पोषण, क्योंकि हम हमारे देश में बहुत सारे गाय होते हैं जो कि एक तरीके से उनका इस्तेमाल जो है मिल्क के प्रोडक्शन में किया जाता है, तो उनके नंबर्स को बढ़ाया गया ताकि हमारे देश में खेती के साथ साथ लोग जो है वो दूध के व्यापार भी कर सके, जिसके लिए व्हाइट रेवोल्यूशन किया गया, उसमें दूध की प्रोडक्शन को बढ़ाया गया। और दूध जितना ज्यादा हम लोग एक तरीके से प्रोड्यूस करते हैं उतना ही ज्यादा हम लोग एक तरीके से कंज्यूम करते हैं, दोनों बराबर है, समझ रहे हो? तो उसके बाद ये हो गया 1960s में और 1970s में, मतलब दो अलग अलग, पहले 1960 में किया गया भाई, उसके बाद 1970 में दूसरी बार ग्रीन रेवोल्यूशन को लाया गया था। क्लियर? मतलब दो फेज में, फेज होता है ना, इस बार चलो ये सब सारे स्टेट को देखेंगे, शुरुआती में पंजाब वगैरह में फोकस किया गया, केरल मतलब आपको देखने को मिलेगा साउथ में कुछ स्टेट में, और धीरे धीरे फिर पूरे कंट्रीज में उसको लागू किया गया कि ताकि प्रोडक्शन इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया जिससे खेती बाड़ी अच्छी हो सके। फिर 1980s और 1980s में 1980s और 1990 में क्या किया गया भाई? क्रॉप इंश्योरेंस। क्रॉप इंश्योरेंस मतलब जैसे मान लो लाइफ इंश्योरेंस होता है, जीवन बीमा, सेम उसी तरीके अगर आपने क्रॉप लगाया और क्रॉप आपका बर्बाद हो गया तो सरकार आपको मदद देगी। तो इसका मतलब क्या हो? किसान अब हेल्पलेस फील नहीं कर रहे कि चलो भाई अगर मेरा बर्बाद होगा तो सरकार मेरे को हेल्प करेगी। ठीक है? ग्रामीण बैंक खोले गए भाई, जिसको हम लोग रीजनल रूरल बैंक बोलते हैं। ठीक है? ग्रामीण बैंक खोले गए अलग अलग स्टेट्स में, ताकि चीजें जो है वो लोग जो है लोन जमींदार से ना लेकर किससे ले? बैंक से ले। तो ये ग्रामीण, खास करके रीजनल, देखो नाम भी है ना, रीजनल रूरल बैंक, इसका नाम क्या है? रीजनल रूरल बैंक। रीजनल रूरल बैंक खोले गए भाई, जो खास करके रूरल एरियाज के लोगों को ही लोन वगैरह, खास करके एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी करो, गाय लेने के लिए लोन दे रहा है। ठीक है? मतलब अलग अलग तरीके से चीजों को, फिशिंग करने के लिए दे रहा है, पोल्ट्री फार्म खोलने के लिए दे रहा है, उन सब सारी चीजों के लिए। हाँ, गाँव में फिर भी एग्रीकल्चर करते हैं, उनकी अगर सीड खराब हो गए, मान लो गवर्नमेंट ने उन्हें मना कर दिया, ये मना कैसे करेंगे? अगर जेन्युइन है तो कोई दिक्कत नहीं है, तब देगी। हाँ, मना कैसे करेगी? आप बताओ कि अब वो कोई इंश्योरेंस स्कीम है, अब स्कीम के तहत सब फायदा उठाएगा ना। मना कभी कभी होता है कि सरकार नहीं देती, कभी कभी कोई लोग होता है ना जानबूझ के जो है वो आग लगा दिया अपने किसमें, फसल में, और वो इंश्योरेंस का पैसा लेके सिर्फ खा रहा है। तो नहीं, जो गलत तरीके से अगर करोगे कैसे मिलेगा? मिलेगा गलत तरीके से नहीं ना। किसान क्रेडिट कार्ड, KCC कार्ड दिया गया। जैसे क्रेडिट कार्ड हमारे पास होता है ना, तो याद रखना कि क्रेडिट कार्ड होता है, क्रेडिट पहले आप पैसा खर्चा करो, फिर बाद में आप पैसा वापस उसमें डाल दो, फिर आप खर्चा करो पैसा वापस डाल दो। तो सेम उसी तरीके से किसान के लिए एक अलग क्रेडिट कार्ड है जिसका नाम क्या है? किसान क्रेडिट कार्ड। अगर किसान क्रेडिट कार्ड कोई लेता है तो मान लो कि 40,000 रुपया उस किसान क्रेडिट कार्ड ने यूज किया अपने फसल को लगाने में। अब फसल को लगाया, फसल को बोया, बेचा, उसके बाद काटा, उसके बाद बेच कर पैसा, मान लो 60,000 फायदा हुआ तो 20,000 अपने पास रख लिया, 40,000 फिर से डाल दिया, और फिर उसी 40,000 का फिर इस्तेमाल कर रहा। तो KCC कार्ड का कितना बड़ा फायदा है। मतलब नहीं भर पाया तो उसका कारण बताना होता है कि क्रॉप फेल हो गया ये, लेकिन अगर भरेगा तो, मान लो कोई किसान है भाई, अगर किसान है तो जेन्युइन में चाहेगा कि मेरा और बिजनेस बढ़े, तो वो मेहनत करेगा ना फिर, कि 40,000 पहले था, अब 40,000 भर दिया, फिर 80,000 का मिलता है, फिर 80,000 भर दिया 1,60,000 मिलता है, डबल होते जाता है। तो इसमें फायदा किसान का ही होता है। वेदर बुलेटिन की वेदर वगैरह कंडीशन जो है बताना, मतलब सरकार है, बुलेटिन नहीं होता है, आज तक नहीं ये बुलेटिन चला रहे हैं, वो जो करंट सिचुएशन जो चल रहा है उसके बारे में, कि भाई आज का वेदर जो है वो इस तरीके से है, अब जो वेदर ऐसे होने वाला है तो आप इस तरीके के सीड्स लगाइए, मतलब प्रॉपर अवेयरनेस फैलाने के बारे में बात किया गया। मिनिमम MSP दिया गया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। MSP दिया जाता है खास कर राइस पर लेकर वीट को, ठीक है, इन पर सरकार जो है सरकारी दाम पर जो है वो खरीदती है, किनसे? किसानों से। किसको? अनाज को। मान लो कि दाम कम अगर मिल रहा है, कहां पर? बाहर वाले बाजार में, तब आप डायरेक्ट किसको बेचो? सरकार को। तो सर है, देखो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जनरल में मत बताता हूं क्या, ऐसे कैसे समझना ताकि बहुत अच्छे समझ में आएगा।
एमएसपी के बारे में समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एमएसपी का मतलब क्या होता है भाई? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब इसको जनरली कैसे हम लोग याद रखते हैं भाई? एमएसपी का मतलब, इसको हिंदी में अगर बोला जाए न्यूनतम समर्थन मूल्य, बड़ा खतरनाक हिंदी है ना, लेकिन मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब सोचो मिनिमम सपोर्ट प्राइस में चीजें किस तरीके से एनालाइज होती हैं। अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस में देखने को मिलता है कि हमारा जो है वो एक तरीके से देखो, अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब क्या होता है, बेसिक मतलब समझना क्या है। जैसे मान लो कि एक किसान है, ठीक है, एक किसान ने अपना जो है वो खेत में वीट लगाया, ठीक है, वीट लगाया या फिर राइस लगाया, तो सरकार क्या करती है, एक स्कीम है मिनिमम सपोर्ट प्राइस का। सरकार ने क्या बोला, लगाने से पहले, जब लगाना शुरू हुआ उसके पहले सरकार ने बोल दिया कि भाई हम जो होगा वो आपका जो पूरा मतलब अगर आप बेचना चाहिएगा तो 1700 रुपीज पर क्विंटल जो होगा मैं आपको एक तरीके से आपका जो अनाज है वो खरीदूंगा। उसने बोल दिया, तो एक प्राइस जो है वो पहले फिक्स कर दिया, किसने? सरकार ने। और वो ऐसा प्राइस होता है जो पहले से मार्केट प्राइस से ऊपर, जैसे मतलब मार्केट में अभी 1500 रुपये पर क्विंटल अगर बिक रहा है तो सरकार ने 1700 किया और हमेशा ऊपर ही रहता है, तो 1700 पर क्विंटल बोल दिया भाई, 100 किलो हम आपका 1700 में खरीदेंगे, ऐसा बोल दिया। तो अब जब मान लो कि ये किसान है, किसान जो है मान लो कि राम है, राम ने खेती बाड़ी करी, अब इसका 200 क्विंटल जो है, ये 200 क्विंटल जो गेहूं है वो एक तरीके से इसका प्रोडक्शन हुआ। अब मान लो कि 1 क्विंटल अगर ये जाके मार्केट में बेच रहा है, तो मार्केट में अगर इसको मिल रहा है मान लो 1800 रुपया पर क्विंटल, तब तो एक तरीके से कहाँ बेचेगा? मार्केट में बेच दिया भाई, सेल कहाँ कर दिया? मार्केट में, क्योंकि फायदा यहाँ हो रहा है। लेकिन अगर इसको मार्केट में मिल रहा है, मार्केट में 1500 रुपया मिल रहा है भाई, जब मार्केट में ये बेचना चाह रहा है, तो ये मार्केट में बेचेगा? नहीं बेचेगा। तब उसके बाद दूसरा ऑप्शन खुला है कि हम एमएसपी प्राइस पर सरकार को बेचेंगे, और वो डायरेक्टली क्या करेगा, ये जाकर पूरा जो व्हीट होगा या राइस होगा वो किसको दे देगा? गवर्नमेंट को दे देगा। किस प्राइस पर? एमएसपी प्राइस पर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर। समझ में आया? तो इसमें किसका फायदा है? किसानों को फायदा दिया जा रहा है, ताकि उन लोगों को कोई घाटा ना सहना पड़े, और वो हमेशा ऐसा प्राइस रहता है जो मार्केट प्राइस से ऊपर रहता है। अगर ज्यादा दाम मिल रहा है तो आप मार्केट में बेच दो, मतलब जो ये आप अपना गोडाउन वगैरह में रख दो, या फिर आप ऐसे ही मंडी में बेच दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर नहीं हुआ तो सरकार लेगी। सरकार में कौन लेती है? एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं हम लोग? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आई बात समझ में? तो इस पर भी एक तरीके से सरकार ने बहुत शानदार तरीके से काम करी है, ठीक है। तो आई होप सो समझ में आ गया होगा एमएसपी के बारे में। अब देखो यहाँ पर एमएसपी, एमएसपी तो हो गया। अब हमने ये देख लिया मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में। अगर आगे देखा जाए तो उसके बाद क्या है, ऑन गोइंग, अभी करंट चैलेंजेस क्या है? अभी करंट चैलेंजेस क्या है? एक तो डिपेंडेंस ऑन मानसून, अभी भी इरिगेशन फैसिलिटी बहुत सारे जगह पर नहीं है, तो वहां पर भाई सही तरीके का जो है पानी की व्यवस्था कराना वो किनका काम है? सरकार का काम है। नहर बनाए, डैम बनाए, ताकि वहां के खेत सूखे ना, और उनको अगर मानसून ना हो, बारिश ना हो, तब भी एक तरीके से वो अपनी खेती बाड़ी सही तरीके से कर पाए। क्लियर? उसके बाद नेचुरल सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी जो है आज भी क्या होती है, अब सॉइल जितना कम फर्टाइल होगा उतना कम प्रोडक्शन होगा, तो सॉइल की फर्टिलिटी पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। और सिंपल सी बात है, फीडिंग ग्रोइंग पॉपुलेशन, अभी बहुत सारी प्रॉब्लम है कि जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रहा है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है सरकार के लिए, और आने वाले समय में ये बोझ बन जाएगा हमारे देश के लिए अगर अभी हम लोग पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं करेंगे। और अभी एफर्ट क्या क्या सरकार लगा रही है? एग्रीकल्चर के प्रैक्टिस को सुधार रही है, फाइनेंशियल सपोर्ट कर रही है सरकार, मदद दे रही है, और इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन मतलब क्या क्या बीज लगाना चाहिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग पर फोकस किया जा रहा है, ये सब सारी चीजें जो है करेंटली किया जा रहा है। तो आप इस चार्ट के माध्यम से पूरा रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है, कि किस तरीके का जो हमारे देश में एग्रीकल्चर रिफॉर्म जो है हुआ है, ठीक है। तो ये पूरा याद रखना है, बस ये जरूर याद रखना, व्हाइट रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन जरूर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे थोड़ा डिटेल में आप देखते हैं टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म क्या क्या हुआ है। तभी जैसा कि हमने पढ़ा कि टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म में सबसे पहले ड्यूरिंग 60s एंड 70s, अगर ड्यूरिंग 60s एंड 70s देखें, 60 और 70 के दशक में, तो क्या हुआ था भाई? ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, ग्रीन रेवोल्यूशन एंड व्हाइट रेवोल्यूशन हुआ था, जिसमें ऑपरेशन फ्लड वगैरह चलाया गया था, ठीक है, वेयर एडॉप्टेड टू इंप्रूव द एग्रीकल्चर सेक्टर, ताकि हम एग्रीकल्चर सेक्टर को इंप्रूव कर पाए।
उसके बाद 1980s और 1990s में क्या हुआ, लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम चला गया, बहुत सारे टेक्निकल सपोर्ट दिए गए, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म किया गया, सरकार ने अलग अलग एक संस्था खोला जो कि फार्मर्स को समझाएगा भाई आप लोग ऐसे खेती करो, आप लोग ऐसे खेती करो। किसी को जानकारी नहीं होता है, उनको एक तरीके से सही इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कराने का काम इन्होंने करा। स्कीम में क्या क्या खोला गया इनके द्वारा, किसान क्रेडिट कार्ड, जैसे कि मैंने बताया केसीसी, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, मतलब अगर किसी किसान का एक्सीडेंट भी हो जाता है तो उनको भी एक तरीके से, ताकि उनका परिवार रोड पर ना आ जाए, तो उनको भी इंश्योरेंस स्कीम दिया गया। मान लो 4-5 लाख रुपए की कोई किसान अगर मर जाता है, मान लो किसी किसी वजह से मर जाता है, तो उनको एक तरीके से पैसा दिया जाएगा, ठीक है। तो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी दिया, वेर इंट्रोड्यूस बाय द इंडियन गवर्नमेंट, ताकि वो हेल्प किया जा सके किसको, फार्मर्स को। गवर्नमेंट इनिशिएटिव जैसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस अभी बताएं, जिसका नाम क्या है, एमएसपी, बस याद करना। रेम्यूनरेटिव एंड प्रोक्यूरमेंट की मतलब भाई आप अपना जो है वो एक तरीके से अनाज जो है सरकार को भी बेच सकते हैं अगर आपको मार्केट में उससे कम दाम मिल रहा है तो, ठीक है। तो याद समझ के चलना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे प्रोटेक्शन मिला, किसको मिला प्रोटेक्शन, फार्मर को मिला, ठीक है। तो ये सब बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि आपको समझ के चलना है एग्रीकल्चर को लेकर, और ये सब महत्वपूर्ण पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे अगर देखा जाए, कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन नेशनल इकोनॉमी, हमारे देश की इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूशन जो है वो एग्रीकल्चर ने दिया। शुरुआत से एग्रीकल्चर जो है वो एक मेजर सेक्टर रहा है हमारे इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए तो 52%, आज में भी देखा जाए तो 48% जो लोग हैं वो आपको इंडस्ट्री सेक्टर में काम करते हुए दिखेंगे या फिर आपको सर्विस सेक्टर में, लेकिन अभी भी जो है 52% लोग कहाँ काम कर रहे हैं, फार्मिंग में, 2010 और 11 के हिसाब से। मेजर इनिशिएटिव जो लिया गया है किनके द्वारा, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जैसे एम्स होता है ना, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जैसे आईआईटी होता है, वो अपने स्टूडेंट के लिए इनिशिएटिव लेता है, सब अलग अलग संस्थाएं हैं जो अलग अलग, तो ये एग्रीकल्चर में खोज करता है कि और एग्रीकल्चर में क्या क्या होना चाहिए, और एग्रीकल्चर में किस तरीके से एग्रीकल्चर को हम बढ़ा सकते हैं। तो हमारे देश का एक बहुत बड़ा संस्था है, बहुत बड़ा एक तरीके से एक रिसर्च एजेंसी है या फिर रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, जो कौन है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR, ठीक है। दूसरा है, बहुत सारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज भी खोले गए जहां पर बच्चों का जो जागरूकता है वो सिर्फ टेक्नोलॉजी, IIT, बिजनेस इस पर ना होके एग्रीकल्चर की तरफ भी मूव करे, ठीक है। उसके बाद हॉर्टिकल्चर कल भी मैंने बताया था, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से रिलेटेड है, उनके बारे में, कि फिर एनिमल को ब्रीड कैसे किया जाए, एनिमल को थोड़ा सा उनकी प्रजाति को कैसे बढ़ाया जाए, उनके बारे में। फिर वेटेनरी सर्विस, मतलब क्या, जो जानवरों का डॉक्टर होता है उनकी सर्विस को कैसे बढ़ाया जाए, ठीक है। उसके बाद मेट्रोलॉजी, मतलब वेदर की कंडीशन हम किस तरीके से बता पाए ताकि किसान जो पहले प्रिपेयर हो पाए, ठीक है। नहीं तो क्या हो जाएगा, लैंचो के जैसा उसका भी खेत बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी बात हमें, क्योंकि अगर लैंचो को मान लो पहले बता देता तो वो कुछ व्यवस्था कर पाता ना वहां पर, मान लो कि वहां पर कुछ ऐसा तिरपाल वगैरह बिछा देता या फिर कुछ ऐसा सीट वगैरह बिछा देता जिससे एक तरीके से उसका नुकसान जो है वो, कौन, वो तो फॉरेन वाला बात है, हमारे भारत की बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर टू इम्प्रूव फोरकास्टिंग हैव ऑल बीन गिवन द प्रायोरिटी टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चर, फोरकास्ट पहले फोरकास्ट कर दिए भाई, इस साल मौसम जो होगा बारिश का वो बहुत कम रहेगा, ऐसा फोरकास्ट हो गया, तो इस साल फिर दूसरी खेती लोग करेंगे, है ना, तो इनकी जागरूकता बहुत जरूरी है। हाउएवर इवन दो द ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया GDP is increasing, it is not generating a sufficient employment opportunity in the country। अब जबकि GDP में बढ़ रहा है, लेकिन एक तरीके से अगर देखा जाए तो इसका 52% लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जो पैसा है वो एग्रीकल्चर से उतना ज्यादा अभी भी नहीं आ रहा, तो अभी भी एक तरीके से बहुत बड़ा चैलेंज है सरकार के लिए कि एग्रीकल्चर से पैसा को निकालना और कंट्री के डेवलपमेंट के लिए देना। हाँ देश में जो एग्रीकल्चर लेबर हाँ सर, जैसे मान लो उनकी क्रॉप फेल हो जाती है, हाँ क्रॉप, बाहर का अपना अपना, सब सरकार का अपना अपना नियम होता है ना, वहाँ भी सरकार दूसरे जगह तो और भी ज्यादा सपोर्ट किया जाता है, इंडिया में तो कम ही है। दूसरी जगह चले जाओ तो वहाँ बिजनेसमैन के जैसा ट्रीट करता है, जैसे कोई कंपनी बंद हो जाती है तो सरकार इसका पैसा माफ कर देती है ना, सेम उसी तरीके से, ठीक है। आगे अगर देखो तो फूड सिक्योरिटी, क्या क्या फूड सिक्योरिटी यहाँ पर देखने को मिलेगा, इन इंडिया द रिमोट एरियाज हाईली प्रोन ऑफ नेचुरल डिजास्टर एंड अनसर्टेनिटी ऑफ फूड सप्लाई। अभी देखो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, रूरल एरियाज हैं जहां पर लोगों को खाने की लानत है, तो उनको एक तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने का काम भी किसके पास है, सरकार के पास। सरकार किस सिस्टम के तहत, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत, PDS सिस्टम के तहत मुफ्त में अनाज देती है ना, तो उसको कौन से सिस्टम के तहत, नेशनल फूड सिक्योरिटी सिस्टम के तहत। नेशनल फूड सिक्योरिटी सिस्टम के तहत सरकार
एक प्रॉपर फूड सिक्योरिटी देती है बफर स्टॉक के तहत। मतलब क्या, बफर स्टॉक एक तरीके से जो एफसीआई एक तरीके से जितना भी अनाज जमा करके रखती है और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है। ठीक है, तो ये याद करना है। जैसे हमने देखा कि अभी एफसीआई के बारे में पढ़ा, एफसीआई क्या है भाई, लुक्स आफ्टर द प्रोक्यूरमेंट, कि कहां से कितना अनाज आए उसको सही तरीके से रखना, एंड स्टॉकिंग, उसको स्टॉक करके, एंड जो है वाइल पीडीएस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, और पीडीएस सिस्टम के तहत क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट। तो स्टॉक करने का काम किसका भी, अनाज का, एफसीआई का। एफसीआई प्रोक्योर्स फूड ग्रेन्स फ्रॉम द फार्मर एट अ, अभी बताया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि एमएसपी जो सेट किया गया है उसी रेट पर फार्मर किसानों से वो अनाज लेता है और उसकी भंडार तैयार करता है, और उसी भंडार में अगर लोगों के पास अनाज नहीं होता है, ठीक है, या लोगों के खाने के लानत है, तो उनको एक तरीके से पीडीएस सिस्टम के तहत अनाज पहुंचाता है, ताकि सारे लोगों को खाना पीना जो है प्राप्त हो सके। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कदम है, जिसको ये वाला स्लाइड, ये आज वाला स्लाइड है, वहां से क्वेश्चन हमेशा 3-4 नंबर के आते हैं। या तो आपको फूड सिक्योरिटी से आ गया, तो आपका इसे बोलेगा कि व्हाट आर द डिफरेंट मीन्स ऑफ फूड सिक्योरिटी गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हाँ, तो ये सब पीडीएस सिस्टम है, एफसीआई दिया गया, बफर स्टॉक एमएसपी देती है। तो सरकार जो है लोगों को फूड की सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर रही है, कौन सा सिस्टम के तहत, नेशनल फूड सिक्योरिटी सिस्टम। बस ठीक है, तो ये है, तो समझ में आ गया। अब है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का इम्पैक्ट, जो एग्रीकल्चर पर इम्पैक्ट ग्लोबलाइजेशन का किस तरीके से पड़ा। अब समझो बात कि हमारा ग्लोबलाइजेशन कब स्टार्ट हुआ, 1991 में, जब हमने एक तरीके से अपने देश में क्या किया, एलपीजी रिफॉर्म करा। 1990 में हमारे देश में क्या हुआ था, एलपीजी। एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। क्या किया गया भाई, यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ, लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन किया गया, ताकि पीपीटी पढ़ो तो पता चल जाए। यहाँ ग्लोबलाइजेशन किया गया, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन। और तीसरा क्या किया गया भाई, प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट किया गया। तो उस वक्त, हाँ, प्राइवेट किया गया, प्राइवेटाइजेशन, उसमें ज्यादातर एग्रीकल्चर को नहीं और सारे दूसरे सेक्टर को। लेकिन ग्लोबल की वजह से जो है वो क्या हुआ कि डिस्पाइट बीइंग अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ राइस, आज भी अगर देखा जाए तो हम लोग बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं राइस, जूट, टी, कॉफी, स्पाइसेस एंड अदर प्रोडक्ट। ठीक है, इंडिया वॉज अनेबल टू कम्पीट विद अ डेवलप्ड कंट्री। इंडिया जो है आज भी उतना कंपटीशन नहीं दे पा रहा है ग्लोबलाइजेशन के बाद भी। तो ये स्थिति है हमारी ग्लोबलाइजेशन की, क्योंकि हम लोग की पॉपुलेशन ज्यादा है, जितना हम लोग उगा रहे हैं उतना खा जा रहे हैं। समझ रहे हो, एक परिवार है, मान लो कि 50 केजी गेहूं जो है उपजा रहा है वो साल का। अब मान लो कि उसके घर में ही 10 लोग हैं, तो सारा तो खा ही गया ना, बेचेगा कहाँ। और जब बेचेगा नहीं तो वहां पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे होगा, नहीं हो पाएगा। तो ये हालत है। और वो हाईली, क्या बोल रहे हैं, ड्यू टू द हाईली सब्सिडाइज एग्रीकल्चर। आज भी एग्रीकल्चर में सरकार मदद करते जा रही है, उसको बिजनेसमैन के जैसा ट्रीट नहीं कर रही है, जिसकी वजह से वहां पर प्रॉफिट निकल के नहीं आता। ठीक है, अगर देखा जाए, जेनेटिक इंजीनियरिंग इज अ पावरफुल सप्लीमेंट फॉर हेल्पिंग द क्रिएटिंग अ न्यू हाइब्रिड वेराइटी ऑफ सीड्स। कि हमें किस पर काम करना चाहिए, हाइब्रिड वेराइटी ऑफ सीड्स को रिसर्च कर करके एक अलग अलग तरीके का सीड्स लाना, ताकि उससे प्रोडक्टिविटी हमारे देश में बढ़े। ठीक है, विच इज हेल्पिंग इन इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन, जो हेल्प भी कर रहा है और कर भी रहे हैं हम लोग थोड़ा बहुत। जिसमें एक परफेक्ट एग्जांपल किस पर है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है ना भाई। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है, कम जगह पर बहुत ज्यादा जो है प्रोडक्शन होता है। इज ऑल्सो न्यू नॉर्म्स दैट डजंट यूज इन द फैक्ट्री मेड केमिकल्स सच एज पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर। और उसमें सबसे खास बात ये रहती है कि ना पेस्टिसाइड यूज किया जा रहा है, ना ही फर्टिलाइजर, और उसके बावजूद भी उसकी प्रोडक्शन बहुत अच्छी होती है। तो हमें इस टेक्नोलॉजी पर फोकस करना चाहिए, और अलग अलग जो भी देश एक तरीके से जो देश बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं एग्रीकल्चर में, उनसे हमें सीखना चाहिए। जितना ज्यादा सीखेंगे उतना ज्यादा हमारे देश के लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है जो कि समझ के चलना है। अगर देखा जाए, ठीक है, यहां तक हमारा कंप्लीट हो गया। तो हमने आज ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ा, इनिशियल हिस्ट्री क्या रहा हमारा भाई, उसके बाद हमने फूड सिक्योरिटी के बारे में भी पढ़ा। तो एग्रीकल्चर हमारा कंप्लीट हो गया। कल से जो होगा हम लोग नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ेंगे। ठीक है, नेशनलिज्म इन इंडिया, ठीक है, इन इंडिया जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक भाई आप लोग रिवाइज कीजिए। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।